All of you, I am very happy to inform you today that today we have a great personality, Mr. Lapkush, and Mr. Lapkush is an advocate in Civil Court Gadarwara. He will inform you how to become lawyer, how to become advocate, and whatever the information, essential information to become a lawyer and advocate, he will share with you. So please give a hands to Mr. Lapkush. एक बार क्लैप करो उनके लिए। मिस्टर लपकुश, मोस्ट वेलकम इन दिस इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं कुछ आपसे जानना चाहते हैं, तो एक छोटा सा सेशन है फटाफट, क्योंकि हम जनरली बता देते हैं कैरियर गाइडेंस के लिए, जब हम किसी को बता देते हैं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड कर ली जाए तो वो एक परमानेंट एक दस्तावेज टाइप हो जाता है, जिसे हम कभी भूलते नहीं हैं। तो आज की वीडियो का जो उद्देश्य हमारे बनाने का, कि एक परमानेंट एक इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए कि 12वीं के बाद बच्चा क्या कर सकता है। जनरली क्या है कि कहते हैं ना कि सही टाइम पर लिया गया सही निर्णय ही सही निर्णय होता है, गलत टाइम पर लिया गया सही निर्णय भी गलत हो जाता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि निर्णय हम लेते हैं, डिसीजन भी सही हो और समय भी सही हो, दोनों का तालमेल जो है वो नहीं बन पाता। कई बार ऐसा रहता है निर्णय सही रहता है लेकिन समय सही नहीं हो, कई बार निर्णय समय सही है लेकिन निर्णय गलत है। और अक्सर ये होता है कि जब समझ होती है तो समय नहीं होता, और जब समय होता है तो समझ नहीं होती। तो कैरियर गाइडेंस की जो क्लासेस होती हैं उनका सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है कि सही समय पर हम सही निर्णय कैसे लें, कि हमें एक सही राह मिलती जाए। तो जैसा कि आप एडवोकेट हैं तो आप ये बताएंगे, कोई बच्चा 12th के बाद ही वो एडवोकेसी या लॉयरशिप में जाना चाहता है, वो लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या सलाह है कि 12th के बाद वह कौन सी प्रिपरेशन करे? अगर बच्चे का लगता है कि मेरे को जुडिशरी लाइन में ही जाना है, हाँ, तो 12वीं के बाद BA LLB ही करे। अच्छा, उससे उसके लिए क्या है, तरीकेबंद पूरी विधि की जानकारी हो जाती है। अच्छा। और उसके अगर मान लो कोई बच्चा 12वीं के बाद नहीं कर पाया, मान लो उसने BA कर लिया, उसने या मान लीजिए उसने BSc कर लिया या BCom कर लिया, उसके बाद उसे समझ में आता है कि यार ये लाइन भी बहुत अच्छी है, तो वो कैसे लॉयर बनेगा ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन कल कंप्लीट कर लेता है तो वो LLB कर सकता है। LLB 3 वर्ष का कोर्स होता है, हाँ, जिसके लिए 5 वर्ष में कंप्लीट करना रहता है। इसमें भी सेमेस्टर प्रणाली होती है। तो इसमें ये बताइए, एक चीज़ और बताइए इसमें, कि अब अगर मान लो विद्यार्थी जो है वो कोई भी ग्रेजुएशन उसने कर लिया है, उसके बाद वो LLB करेगा, तो LLB में एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस होगा या डायरेक्ट काउंसलिंग होगी? किस आधार पर उसे LLB में एडमिशन मिलेगा? कुछ कॉलेज हैं जो काउंसलिंग कराते हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं और मेरिट के आधार पर लिस्ट जारी करते हैं। तो कुछ जो इंटरनेशनल कॉलेज होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, तो अब बताइए आपने किस आधार पर LLB किया, आपकी जर्नी को बताइए थोड़ा सा। मेरा तो कॉलेज कंप्लीट है UG, मैंने नरसिंहपुर PG कॉलेज से LLB किया है, जो मेरा 3 वर्ष का है। ठीक ठीक। अब बताइए LLB क्यों करना चाहिए? LLB में ऐसा क्या है जो दूसरे अदर प्रोफेशन से थोड़ा हटके है या अलग है, या इसमें क्या चैलेंजेस हैं बाद में, क्या उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है? चैलेंजेस तो बहुत अधिक हैं, और एक एडवोकेट एक मान सम्मान वाला पद लगा मेरे को, मेरा स्वयं की बता रहा हूँ, जो मेरे को लगा कि आज अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो तो हमेशा वकील की इज्जत करता है। तो मेरे को भी लगा क्यों ना मेरे को भी लॉयर बना जाए। पहले मेरे को भी एडवोकेट के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, तो ना ही मेरे घर परिवार से दूर दूर तक कोई एडवोकेट है। तो मैंने कभी बीच बीच में संपर्क किया और मेरे को एडवोकेट बनना है, या जो समाज में अपराध हो रहा है या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस कैसे किए जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो एक अधिवक्ता ही है जो सही गाइडेंस कर सकता है कि आपके लिए क्या करनी चाहिए। बिल्कुल। अपन ऑफिसों में जाते हैं, बाबू लोग अधिकारियों द्वारा सही जानकारी नहीं दी। बिल्कुल। एक अधिवक्ता को सही जानकारी दी जाती है, मैंने देखा। एक अधिवक्ता चूंकि वो नियम कानून का जानकार होता है, उसे इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि भारत में जो अपराध होते हैं या भारत में लोग नियमों को तोड़ते हैं, तो वो क्यों तोड़ते हैं? क्या वो जानबूझ के नियमों को तोड़ते हैं, या उनको जानकारी नहीं होती, या वो भूलवश अज्ञानतावश नियमों को तोड़ देते हैं कि उनसे ऐसा हो गया, तो बाद में पता चलता है कि उनको तो पता ही नहीं था कि ये नियम तोड़ रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है इसमें ज़्यादा % किसका है? वो जानबूझ के तोड़ते हैं या उन गलती हो जाती है, वो अज्ञानता में करते हैं? अगर भारत में देखा जाए तो कुछ व्यक्ति तो अज्ञानता में जानते नहीं है, इसलिए उनसे गलती हो जाती है। और गलती का होना तो एक स्वाभाविक है, हर व्यक्ति से गलती होती है।
मगर कुछ व्यक्ति जो रहते हैं दबंग टाइप के, जो नियम तोड़ देते हैं। हाँ, जानबूझकर नियम तोड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप चलो लॉयर बन जाता है स्टूडेंट, आपने सारी प्रोसेस बता दी, कोई ऐसे बन सकता है, तो इसमें लगभग व्यक्ति की इनकम क्या हो सकती है? मतलब जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में तो क्या सब पे स्केल रहते हैं, भैया 3600 का, 4800 का या 5200 का, 7200 का, तो वो सब अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग समथिंग ये सैलरी बनती होगी। लेकिन आपका एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें शायद मुझे पता है सैलरी नहीं मिलती आपको, इसमें जो भी है आपको ग्राहक से ही पैसे लेने होते हैं, कि सैलरी की कोई व्यवस्था है आपके इसमें? इस कानून में अधिवक्ता के लिए, प्राइवेट अधिवक्ता के लिए सैलरी की कोई व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में। हाँ। जब कोई पक्षकार आता है तो अपन उससे अपने मेहनताना के बेस पे उसकी समस्या को देखते हुए अपन उससे पैसे ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अब थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं, तो समझ में आ गया आपको कि इन्होंने बताया कि फीस के तौर पर उसके केस की जो कैटेगरी है, किस लेवल का केस है, कितना समय लगेगा उसमें, और कितनी ज़्यादा इनको फाइलें तैयार करनी, उस आधार पे ये उसको इंतहा पक्षकार कहते हैं उसको, तो वो डील पे डिपेंड करेगा कि वो कितने में आपकी डील होती है। फिर भी कार्रवाई के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये सही बात है। और इसमें क्या है, जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ती है तो क्या यहाँ पे अपना रेवेन्यू भी बढ़ता है, मतलब इनकम भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है कि सीनियर अधिवक्ता पे अधिकतर लोग विश्वास रखते हैं। नए नए लड़कों पे जो लोग हैं वो कम विश्वास करते हैं कि भाई अभी नया नया लड़का है, मेरा बहुत गंभीर अपराध है, ऐसा ना हो कहीं कोई मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह मेरे को कुछ क्षति सामने आए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे एक दो पक्ष हैं, एक है पीड़ित पक्ष और एक है अपराधी पक्ष। जनरली एक पक्ष पीड़ित रहता ही है, तो केस की क्या मतलब क्या प्रॉपर्टी रहती है केस की, मतलब किसके पक्ष में जाना चाहिए केस? मतलब वकील के ऊपर है, वो चाहे तो अपराधी को जिता सकता है और जो पीड़ित है उसे हरा सकता है, क्या वकील ये कर सकता है, या किस आधार पर फैसले होते हैं? वकील सोचता है कि मेरा कोई भी वकील, हाँ, वो सब यही सोचते हैं कि मेरा पक्षकार जीते। पक्षकार से दी हुई जानकारी के अनुसार वो जज के सामने अपनी बात रखता है। अब अधिवक्ता इतना ज्ञान मतलब माने वो है नहीं कि पक्षकार झूठ बोल रहा है कि सही। हाँ, बिल्कुल। भगवान तो है नहीं कि अंदर की बात जान सके। कुल मिला के ये है कि जब आप न्यायाधीश के सामने अपने पक्षकार का पक्ष रखते हैं तो आप एक बड़े व्यवस्थित शब्दावली में उस बात को आप रखते हैं कि कैसे भी करके आपका क्लाइंट जीतना चाहिए। ये था, मान लो एक पीड़ित है और एक अपराधी है, समझ में आ रहा है कि अपराध किया है तभी तो केस आया है आपके पास, फिर भी आप अपराधी को क्यों जिताना चाहते हैं, किस आधार पे उसे जिताना चाहते हैं? देखिए, ये तो एक अपराधी भी जानता है अगर उसने गलत किया है तो उसके लिए 100% दंड मिलेगा। हाँ। एक अच्छे अधिवक्ता पहले ही बता देते हैं। हाँ। जैसे भाई किसी ने कोई गंभीर अपराध कर दिया, वो भी कह रहा है कि हाँ इस बात को लेके मैंने गंभीर अपराध किया। हाँ। इसने मेरे घर की ओर गलत तरीके से देखा, गलत किया, तो मैंने गलत किया, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं भी मेरी बात रखूंगा मैंने क्यों किया। अच्छा। अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए व्यक्ति अपना डिफेंस कर सकता है, बचाव के लिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए फिर अगर अपराधी है और उसे अपराध की सजा मिलनी ही है तो फिर उसमें वकील का क्या रोल है? वकील ने क्या मदद की उसकी? जब उसे सजा मिली गई, उसने अपराध किया था, उसने कबूल भी लिया, तो फिर वकील क्यों करेगा? वो आदमी वो डायरेक्ट क्यों कह देगा कि भाई जज साहब से कि मुझे तो आप सजा दे दो? क्या है, जब कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है तो स्वयं स्वीकार जज के सामने नहीं कर सकता, ना ही ऐसा माना जाएगा। हाँ। इसलिए जज बोलते हैं कि आप एक अधिवक्ता के लिए अपॉइंटमेंट करें। हाँ। या उसकी सलाह के अनुसार आप बताएं, जैसा भी आपके साथ जो समस्या हुई है वो अपने अधिवक्ता को बताएं, उसके माध्यम से आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। एक अच्छा अधिवक्ता ही एक पक्षकार का अपना पक्ष रख पाएगा। आपके साथ क्या घटना घटी, उस घटना के संबंध में कानूनी जानकारी सही एक अधिवक्ता ही अपने जज के सामने रख पाएगा। अच्छा, मतलब सीधा जो अपराधी है या जो पीड़ित है वो सीधा उसे जाने की अनुमति नहीं है? नहीं। या ये कह सकते हैं कि वो जज के सामने अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बात है तो वो बहुत सारे शब्दों में उसको कहेगा और उसी बात को एक एडवोकेट या लॉयर कहें वो एक कम शब्दों में सही उन तक पहुंचाने की बात। जैसे किसी ने अपराध कर दिया और वो व्यक्ति वकील साहब के पास आ गई, वकील साहब मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, तो वकील साहब उसके आवेदन पत्र तैयार करेंगे, आवेदन बनाएंगे,
शपथ पत्र तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या समस्या हुई उसके साथ, और मतलब थाने में FIR की गई है तो FIR को पढ़ेंगे और अपनी पूरी चार्ट आवेदन तैयार करने के बाद जज के सामने प्रस्तुत करेंगे। अच्छा अच्छा। अगर मान लो कोई आम आदमी वकालत करना चाहे या जज साहब के सामने खड़ा होना चाहे तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, सरकारी वकील रहते हैं, अगर जिसके लिए कोई गरीब। अच्छा, अदरवाइज बिना वकील के कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति को लग रहा है कि मैं जज साहब से बात कर लूँगा या कानूनी कार्रवाई में जानता हूँ, तो न्यायालय की परमिशन से वो अपना पक्ष रख सकता है स्वयं। अच्छा, बशर्ते कि न्यायालय उसे अनुमति दे इस बात की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक जनरल, अब अपन ने सारी बातें कर ली कि नौकरी कैसे लगेगी या आप इसमें कैसे आएंगे। अब अपन ने थोड़ा सा इसमें क्या है कि एडवोकेट बनने तक की तो अपन ने बात कर ली, लेकिन अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और अगर उसने LLB कर लिया, लॉ कर लिया उसने, अब गवर्नमेंट में वो क्या क्या बन सकता है? जैसे किसी व्यक्ति ने LLB की तो वो एक सरकारी वकील की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिविल जज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जो कंपनियां रहती हैं वो भी अपना एक कंपनी की तरफ से वकील रखते हैं, वो कंपनियों में भी जॉब कर सकता है। अच्छा। प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, बैंक रहते हैं, उनमें वकील की आवश्यकता होती है, चेक बाउंस के मामले होते हैं, और भी ऐसे अदर केसेस हैं। मतलब जो फर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके वहाँ पे जैसे MBA की पोस्ट होती है वैसी एक लॉयर की भी पोस्ट होती है जो उनके इस टाइप के मामलों को देखते हैं, ये बात है। तो कुल मिला के आप जज बन सकते हैं, गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, कंपनीज में जा सकते हैं। इसकी काउंसलिंग होती है वकील बनने के लिए, की नौकरी के लिए। हाँ, एक चीज़ बताइए, LLB के बाद वकील बनने के लिए जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में आपने नहीं बताया, ये कैसे बनते हैं? जैसे आपने LLB कर लिया तो जो लाइसेंस आपको इशू होगा वो कहाँ से मिलेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद LLB की अपन को 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आ जाती है। तो सभी मार्कशीटें और जो प्रोसेस रहती है, शपथ पत्र वगैरह, आवेदन, आधार कार्ड, पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट में एक नामांकन फॉर्म आता है जिसकी फीस 1500 रुपये। वो फॉर्म फिल करने के बाद अपन को जमा करना रहता है, जिसमें 19,350 रुपये फीस है OBC। अच्छा। वहाँ से नामांकन जारी होने के बाद अपन को 2 साल के लिए अस्थायी सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा। जिससे अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 2 साल के अंदर AIB की परीक्षा पास करनी होती है, वो स्थायी होती है। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो ये जो उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वही लाइसेंस है, उसके आधार पे आप कोर्ट में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन। हाँ, तो आ गया समझ में ये प्रोसेस आपको? चलो ठीक है, अब और बताइए कि अगर आप एक लॉयर हैं, एज अ लॉयर, तो आप ये बताइए कि जनरली जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपके लॉ से संबंधित? मतलब कौन सी छोटी मोटी चीज़ें जो जनरली पता होनी चाहिए? बहुत बड़ी चीज़ें तो बहुत सारा है, अगर देखें जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, ढेर सारे अपराध भी होते हैं, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से, ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे जनरली बात करें कि हमारे पास हेलमेट नहीं है, हमें पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ लिया तो वो चालान काट देते हैं। तो मान लो कई बार हेलमेट है, लाइसेंस नहीं है, तो भी समझ में आता है, लेकिन कई बार लाइसेंस भी है, हेलमेट भी है, फिर भी चालान कट जाए, कहा कि आपकी गाड़ी में लाइट नहीं, इंडिकेटर नहीं है। तो मतलब क्या हमें अपने डिफेंस करने के लिए क्या बोल सकते हैं, या क्या क्या हमें पता हो? अपने लिए पता रहनी चाहिए, जैसे अपने पास हेलमेट, हाँ, या गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, अपन कोई गलती नहीं कर रहे तो अपन बोल सकते हैं कि सर हमारी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ जल्दबाजी में थोड़ा सा मैंने आपके ट्रैफिक के रूल्सों का विरुद्ध गाड़ी बाहर कर ली है, निकाल ली है ट्रैफिक से, सर मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर सर को ऐसा लगता है तो क्षमा कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए जुर्माना कर सकते हैं। हाँ, सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हेलमेट है और लाइसेंस भी है, सब चीज़ है, लेकिन ट्रैफिक के नियमों का पालन भी तो करना होता है कि भाई कहाँ लाल बत्ती जंप हो गई आपसे, कहाँ आपने गलत जगह से गाड़ी रूट से गलत रूट से निकाल ली। तो ये है कि पहले दृष्टा तो ये है कि वो क्षमा कर सकते हैं आपको, मतलब वहाँ ज़्यादा कानून बताने की आवश्यकता है नहीं ऐसी। जैसे अभी बड़े बड़े महानगर शहर हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, अगर आप गाड़ी पे बैठ के जाते हो, आजकल CCTV कैमरे हर चौराहे पे लगे हुए हैं। अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और आप निकल गए, आपने कहीं ट्रैफिक रूलों के नियम के विरुद्ध गए, तो आपके पास
ऑनलाइन कैमरा के माध्यम से आपकी गाड़ी की फोटो आ जाएगी, तो चालान कट के आपके घर बाई पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। बिल्कुल जिसके लिए आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमको किसी ने नहीं देखा, इतनी भीड़ भाड़ है, हम तो गाड़ी निकाल के लेके आ गए। अच्छा, आप चलो लॉयर हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा प्रोफेशन किसे मानते हैं? सबसे अच्छा, बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी, तो आप किसे अच्छा प्रोफेशन मानते हैं? मेरे हिसाब से तो जनरली आप एडवोकेसी या लॉयरशिप को ही मानते होंगे, क्योंकि आप वो हैं। आपके हिसाब से कुछ और अच्छा प्रोफेशन होता होगा? सर मेरे हिसाब से तो आईएएस मतलब कलेक्टर जो है, आईएएस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसा एक कहा जाता है कि एक डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब कहता है नहीं पता नहीं, पर जनरली कहते हैं कि डॉक्टर की सोच होती है कि ज़्यादा लोग बीमार हों, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो लोगों की बीमारी से जुड़ा हुआ है। एक लॉयर का जो प्रोफेशन है वो लोगों के अपराध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग ज़्यादा अपराध करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन एक टीचर कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है खूब तरक्की करें, खूब पढ़ें लिखें, मेरे पास खूब पढ़ने के लिए आएँ। इस संबंध में क्या है कि चूँकि एक लॉयर्स के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है पब्लिक में, कहीं न कहीं लोग बचते हैं। लोग कहते हैं भैया अगर कोर्ट कचहरी और डॉक्टर से बच गए तो ज़िंदगी समझ लो आपकी अच्छी हैप्पीली गुज़र गई। कहीं इनके लफड़ों में कहीं पड़ गए तो फिर समझ लो आपका ना जाने कितनी ज़मीन और कितनी संपत्ति चली जाए। जीवन का अनुभव होता है कि उनसे गुजरती हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मतलब आप, क्या आपकी वैसी सोच होती है कि लोग ज़्यादा अपराध करें? चूँकि आपकी इनकम उसी पे डिपेंड है। लोग अपराध नहीं करेंगे तो फिर आपका कैसे चलेगा आपका काम? आप क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? सर क्या है, अपराध वकील या डॉक्टर, अच्छे वकील और अच्छे डॉक्टर के गुण ये हैं हाँ। कि वो जबरदस्ती किसी का इलाज नहीं करेगा। उसका हाँ। पेट दर्द है, क्या समस्या है, वो जानकारी देगा। उसको बिल्कुल। कौन सी टेबलेट देना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ सही सही इलाज करेगा। बिल्कुल। तो एक जो वकील है, पक्षकार उसके पास आया, उसके लिए वो गलत जानकारी नहीं देगा, बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड कराएगा। कुल मिला के इनका कहना ये है कि भले ही आदमी ना भी करे तो भी अपराध हो जाते हैं, और आदमी ना चाहे तो भी बीमार हो ही सकता है। तो कुल मिला के ये है कि वो एक व्यवस्था है कि अपराध मान लो ना चाहते हुए हो गया, गैर इरादतन हो गया, फिर उसके लिए तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये भी एक पक्ष है कि ऐसा नहीं है कि लॉयर जो होते हैं वो जनता में या वो प्रे करें किसी से कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपराध करें तब हमारा काम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराध होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो हो ही जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए, अगर हम दूसरे देशों से तुलना की जाए, जैसे कि आप अब समझते होंगे, जैसे अमेरिका हो गया या इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अपराध का रेशो कहाँ ज़्यादा होता है? अपने देशों में होता है या आउट ऑफ कंट्री होता है? सर अपराध का रेशो देखा जाए तो इंडिया में भी काफ़ी अपराध है। अच्छा, तो इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ पे अपराध ज़्यादा होने की वजह क्या है? सर ऐसे अपराध ज़्यादा होने की वजह, सर जनसंख्या का सर इतना अधिक बढ़ गई है जिसके लिए कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं किया जा रहा। ये भी एक पक्ष है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अपराध की संभावना है। बिल्कुल। और कुछ आपका प्रश्न है? कोई प्रश्न हो आपका तो पूछ लीजिए, नहीं तो इसको सेशन को ख़त्म करते हैं। लगभग एक छोटी सी जानकारी हमें लेना था, वो मिल गई हमें कि किस प्रकार से 12वीं के बाद जो है आप कह रहे हैं जिसको मान लो बाइक लगी है वो कमज़ोर है, जिसने मारी है वो पैसे वाला है। ऐसी स्थिति में ये है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए न्याय कब तक मिलेगा, वो केस कब खत्म होगा? हाँ, कब खत्म होगा, ये है एक जिसके लिए बोला है कि एक ड्यूरेशन समय, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन, यस। एक समय फिक्स नहीं है कि आपके लिए न्याय 1 साल में मिलेगा कि 2 साल में मिलेगा, या भारत के संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि एक्सीडेंट होने पर आपको कितने साल में न्याय मिलेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कोई डेडलाइन नहीं है उसके लिए कि भाई ये समय सीमा में आपको न्याय मिल ही जाएगा, वो तो चलता रहेगा। ये डिपेंड करेगा, मान लो अब यही है कि कोई दूसरा साक्ष्य लेके आ गया, फिर आगे बढ़ गया केस, कोई दूसरा साक्ष्य मिल गया, कोई फिर आगे बढ़ गया, कोई नया गवाह आ गया, तो बात यह है कि केस की जो प्रॉपर्टी है वो सब उसका बदलता रहता है, वो बदलता रहता है। बहुत से केसों में राजीनामा हो जाता है दोनों व्यक्ति की मर्जी से, आपसी सहमति से। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सेशन को समाप्त करें। हैव यू एनी क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।